आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विवेक यादव। असल में क्या है कि थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी और बेटर नहीं फील कर रहा था, इस वजह से मैं वीडियो कुछ भी अपलोड नहीं कर पाया। और 2 दिन का पेंडिंग काम भी रह गया है और कुछ चीज़ें हैं जो मैं क्लियरली आपको बताना चाहता हूँ विद प्रूफ के साथ। और आप अपना सहयोग बनाए रखें और चीज़ें मैं चालू करता हूँ। 8 तारीख को क्या हुआ था कि 8 जनवरी को हमने आयोग को ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन में आप देख सकते हैं उस ज्ञापन में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई थी। आप देख सकते हैं ये 8/1/2026 को है ज्ञापन दिया गया। उत्तर प्रदेश के उप सचिव थे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उप सचिव को दिया गया ये ज्ञापन। इस ज्ञापन में आप देख सकते हैं सेवा में माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक सेवा आयोग प्रयागराज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपी लोक सेवा आयोग होना चाहिए था, यूपीपीएससी होना चाहिए था। थोड़ी सी मिस्टेक है इन्होंने की है, कोई बात नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से लिखा है कि परीक्षाओं में माइग्रेशन और पारदर्शिता के संबंध में महोदय सादर निवेदन करते हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप एंड एटी सेक्टर के अभ्यर्थी द्वारा माइग्रेशन और पारदर्शिता के मुद्दे पर अपनी समस्याओं का ज्ञापन के माध्यम से दिनांक 15/12/2025 को अवगत कराया गया था, जो हमने लास्ट टाइम 15 तारीख को प्रोटेस्ट किया था। लेकिन अभी तक आपके द्वारा उस ज्ञापन पर लिए गए निर्णय के संबंध में अभ्यर्थियों को कोई सूचना प्रदान नहीं की गई। अतः महोदय आपको पुनः ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों को अवगत करा रहे हैं। अब इसमें मेन मांगे क्या थी हमारी, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में माइग्रेशन रूल तथा पारदर्शिता लागू की जाए। आयोग द्वारा RO 2023, UPPCS 2024, UPPCS 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का माइग्रेशन नियम का पालन करते हुए पुनः रिजल्ट जारी किया जाए। आयोग द्वारा RO 2023, UPPCS 2024, UPPCS 2025 की प्रारंभिक परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी, श्रेणीवार कटाव और मार्कशीट जारी की जाए। आयोग द्वारा भर्ती विज्ञप्तियों को जारी करते समय आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित रिक्तियों की संख्या प्रस्तुत की जाए। श्रेणीवार सीटों की बात की जा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, यहाँ पे हमने क्या किया था कि इस पर ज्ञापन के साथ सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो भी मेंशन कर दिया था और उसकी एक कॉपी भी साथ में लगाई गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सिविल अपील नंबर आप देख सकते हैं। इसी बीच माइग्रेशन के सिद्धांत रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी यदि उम्र का लाभ ना लिए हैं या उसने यदि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के बराबर या उससे अधिक नंबर प्राप्त किया हो तो उसे अनारक्षित सीट में शामिल किया जाए को लेकर आया निर्णय की कॉपी संलग्न है। ठीक है। और अतः महोदय आपसे विनम्र निवेदन है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करते हुए उपरोक्त मांगों पर निर्णय करने की कृपा करें। अधिकतम 15/1/2026 तक, यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है, 15/1/2026 तक निर्णय के बारे में सूचित करने की कृपा करें ताकि प्रतियोगियों का हित सुरक्षित हो सके। तो यहाँ पे हमने डेट भी मेंशन कर दी है कि हम लोग 15 तारीख का डेट दिए हैं आयोग के मेंबर या आयोग के सदस्यगण या आयोग के अध्यक्ष लोगों को। ठीक है। और इस पे आप देख सकते हैं ये जितने भी स्टूडेंट हैं ये सारे के सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ज्ञापन दिया है और UPPCS के एग्ज़ाम देते रहते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। साथ ही में मैं एक चीज़ मैं पहले इसको पढ़ देता हूँ फिर मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि एक एक करके बताना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, मैं पहले बैक कर लेता हूँ, उसी को क्लियर कर देता हूँ, रुकिए। इसको छोटा किया जाता है। ठीक है। तो जो हमारे उप सचिव थे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया और बोला, उन्होंने कहा कि ये जो हमारा जो माइग्रेशन का सिद्धांत है ये शुरू से लागू है और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है
इसको ये ज़रूर मानेंगे और ये परम आदेश है। उन्होंने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया कि इसे लागू किया जाएगा, ये परम आदेश है। इन्होंने इसको मौखिक तौर पे कहा है, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमें पर्टिकुलर इस चीज़ की नोटिस नहीं मिल जाती है, तब तक हम लोग नहीं हटेंगे, क्योंकि हम आयोग की हठ धर्मिता को अच्छे से जानते हैं और आयोग कितना हठी है ये बात भी हम लोग जानते हैं। हम लोगों ने ज्ञापन इसलिए दिया ताकि आयोग को संज्ञान में, आयोग को अवगत कराया जा सके कि आयोग ये हमसे ना कह सके कि आप लोगों ने हमको अवगत ही नहीं कराया कि ऐसा कोई डिसीजन आया हुआ है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है तो इससे बड़ा डिसीजन कुछ नहीं हो सकता है पूरे ऑल इंडिया लेवल पर। ठीक है, अब एक नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ज्ञापन देख सकते हैं। चूँकि कुछ स्टूडेंट हमें कॉल कर रहे थे कि सर हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर और कई ऐसी वैकेंसी हैं जिसमें इन सारी चीज़ों को मेंशन नहीं किया गया है। पशुधन में आपने देखा होगा कि उसमें सिर्फ 0 सीट थी ओबीसी की। तो ये सारी चीज़ें जो आरक्षण की विसंगतियाँ हैं उसको भी हमने एक ज्ञापन के थ्रू इनको आयोग को सौंपा है। तो ये भी 8 तारीख को दिया गया था। माननीय अध्यक्ष सेवा में माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक सेवा आयोग प्रयागराज उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति में आरक्षण संबंधी विज्ञप्तियों के संबंध में महोदय सादर निवेदन है कि विज्ञापन संख्या ये 22/12/2025 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया था, जिसमें आरक्षित वर्ग की सीटों में आरक्षण संबंधी विसंगतियाँ थी। अतः आपसे निवेदन है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आरक्षण को सुनिश्चित करते हुए संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाए ताकि हम अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। और इसमें सभी हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, जो हमारे टीम के मेंबर हैं, वो लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये देखिए इनके साइन हो रखे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं क्लियर कर देता हूँ। क्या है कि हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर में आप देखेंगे कि लगभग 224 के आसपास पोस्ट आई हैं अप्रॉक्स, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन इसमें जो 20 सीट हैं वो सिर्फ ओबीसी की हैं और 20 सीट ओबीसी की सीट है। और इसमें माइग्रेशन का सिद्धांत देखिए, 20 सीट ओबीसी की तो आरक्षण विसंगतियाँ तो हैं ही, दूसरी चीज़ 27% का इन्होंने नहीं दिया, दूसरी चीज़ माइग्रेशन का भी सिद्धांत ये लागू नहीं किए हैं अभी तक। तो सिर्फ 20 सीट में कितने बच्चे पास होंगे मेंस के लिए और कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे, कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे फाइनल में, आप समझ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, चूँकि इसमें 140 के आसपास सीट जो है अनरिजर्व को दे दिया गया है, जो बहुत गलत है। तो इसकी सुधार की भी मांग की गई है। और लेकिन हमने ज्ञापन जब दिया गया था तो सचिव जी ने, जो उत्तर प्रदेश के उप सचिव हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बोला कि ये शासन तय करता है कि कितनी सीटें होंगी कितनी नहीं होंगी। तो हमने कहा कि अगर शासन तय करता है तो आप हमारे इस लेटर को शासन तक पहुंचा दीजिए और आरक्षण विसंगतियाँ दूर की जाएं। और आपको एक बात और बता देते हैं, इसी के साथ जो है एक कॉपी भी संलग्न की गई है जो शासन के स्तर से आरक्षण को लेकर जारी की गई थी कि आरक्षण की विसंगतियाँ ना हो पाएँ, इसके साथ ही संलग्न की गई है। तो वो शासन का नोटिस भी साथ में लगा दिया गया है। चलिए अब एक नेक्स्ट है, चलते हैं। ठीक है, एक मिनट। ये हमने केस फाइल किया था और ये हमारा जो है रिट संख्या कौन सी है, ठीक, ये रिट संख्या 13/466 है। ये आर ओ का है, 11/2025 रजिस्ट्रेशन, हाँ 11, ये आर ओ का है। आप देख सकते हैं कि आर ओ में क्या किया गया है कि 20 नवंबर 2025 को हमारी डेट लगी थी और 15 दिसंबर को हमारी सुनवाई थी। 15 दिसंबर 2025 को हमारी सुनवाई थी। तो उस दिन हमारा क्या हुआ था कि केस टेक ऑफ नहीं हो पाया था, जो जस्टिस माथुर ने इसको, उस दिन की जो डेट आई थी, और आयोग ने उस दिन भी काउंटर नहीं दिया था हमारे, बल्कि उनको 3 वीक का टाइम दे दिया गया था, तो काउंटर नहीं सबमिट किया गया था। उसके बाद 19 दिसंबर को, आपको पता है कि 19 दिसंबर को यूपीपीसीएस का भी केस साथ में फाइल कर दिया गया। 19 दिसंबर की डेट आ गई थी और 22 जनवरी की वो डेट लग गई थी, ये आपको पता है। और अभी क्या है कि हमारी जो है आर ओ की अर्जेंसी एप्लीकेशन की सुनवाई हुई थी
अर्जेंसी एप्लीकेशन की सुनवाई हुई थी और उस अर्जेंसी एप्लीकेशन में 19 जनवरी की जो डेट है ये फिक्स की गई है और ये डेट फिक्स कर दी गई है। डेट फिक्स करने का मतलब कि उस दिन हेयरिंग होनी है और जिस दिन अर्जेंसी एप्लीकेशन लगा था, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ फिर अच्छे से बताता हूँ। अर्जेंसी एप्लीकेशन की सुनवाई 8 जनवरी 2026 को हुई है और उस दिन हमारे लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट की कॉपी और एग्ज़ाम डेट की कॉपी RO की सब कुछ सबमिट कर दिया था और जस्टिस मनीष माथुर को अवगत भी करा दिया गया था इन सारी चीज़ों को लेकर। और हमारे जो अपोजिट पार्टी के लॉयर हैं, जो लोक सेवा आयोग के लॉयर हैं, उनको भी ये सारी चीज़ें बता दी गई थी। और अब फाइनली आयोग ने जिस दिन अर्जेंसी एप्लीकेशन लगा तो आयोग के लॉयर ने काउंटर दाखिल करने की बात की है और काउंटर वो सबमिट करने के लिए भी इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए हैं आयोग को। तो ये मान के चलिए कि इस बार काउंटर पक्का आना है और जब काउंटर आएगा तो हमारी जीत तय है। या आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि जब हमारे नंबर ज़्यादा हैं, जो भी 5 स्टूडेंट हैं हमारे RO 2023 के केस में, स्पेशली मैं ही लीडिंग कर रहा हूँ, तो सभी के मार्क्स बहुत अच्छे हैं। मेरे ही 135 मार्क्स है जिसमें मैं RO दोनों के लिए एलिजिबल हूँ। एक के 136 हैं, एक के 140 हैं, एक के 142 हैं और एक के 138 हैं। आप कहाँ से किसी को रोक पाओगे? और एक के 134 हैं, आप कहाँ किसी को रोक पाओगे? सभी के नंबर बहुत अच्छे हैं और सभी के नंबर सभी के नंबर जो है अनरिजर्व कैटेगरी से बहुत ज़्यादा नंबर है, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ कितनी गई है? 131 नंबर या 130 प्लस गई है और हमारे कट ऑफ 135 प्लस के आसपास हैं सभी के नंबर, 134 प्लस के पास। तो सभी के नंबर ज़्यादा हैं और ARO में अनरिजर्व की कट ऑफ तो और कम गई है, अप्रॉक्स 126 प्लस के आसपास गई है ARO की कट ऑफ। तो हमारा तो हर हाल में होना है। बाकी कुछ चीज़ें कोर्ट पे भी हमें छोड़ देनी चाहिए। हम लड़ाई सही के लिए लड़ रहे हैं, जीत तो होनी ही है, लेकिन कोर्ट पे भी कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो ये हमारे लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट है, चीज़ें हमारे फेवर में है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने ये ढेर सारी फ़ोटोकॉपी कराई थी माइग्रेशन को लेकर कि माइग्रेशन क्या है, नियम क्यों बदला गया, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी करने जा रहे हैं और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। हर दिन हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि लोग अवेयर हो सकें, क्योंकि जब अवेयर होंगे तो अपने आप हर कोई ना कोई इस लड़ाई में भाग लेगा और जीतेगा ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये जो मैंने फ़ोटोकॉपी कराया था इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आप देख सकते हैं ये क्या है, पढ़ना क्या है आप जानते हैं। माइग्रेशन क्या है? आरक्षित वर्ग के वे उम्मीदवार जिन्होंने योग्यता के आधार पर अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ अंक के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त किए तो उन्हें अनारक्षित सूची में शामिल करना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन बिना कोई सार्वजनिक नोटिस निकाले चुपके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा ने माइग्रेशन का नियम क्यों बदला, ये हमने इसे फर्स्ट पेज पर लिखा है और ये देखिए आप देख सकते हैं डॉक्टर प्रभात कुमार का अध्यक्ष जी का नाम भी है यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, जो हमने फ़ोटो प्रिंट आउट कराई है वो यही चीज़ है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें EWS OBC SC ST PH महिला आरक्षित पासिंग नंबर से आरक्षित ज़्यादा लाई हैं। तो ये UP PSC के अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके मेजर कट ऑफ हैं, आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो है टेलीग्राम ग्रुप का लोगो क्या बोलते हैं, QR कोड है। टेलीग्राम को अगर आप सर्च करेंगे तो हमारे टेलीग्राम का नाम UP PCS माइग्रेशन ग्रुप। आप अगर टेलीग्राम में जाके आप सर्च करेंगे UP PCS माइग्रेशन ग्रुप तो आपको ये मिल जाएगा। और जिनको भी मतलब इस ग्रुप से जुड़ना है, ये इस एक मिनट, जिनको भी इससे जुड़ना है वो इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
और आपको एक चीज़ और बतानी है कि ये जो हमारा यूपीपीसीएस रजिस्ट्रेशन एंड माइग्रेशन इशू टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए स्कैन करें। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? यूपीपीसीएस नगरी। तो आप यूपीपीसीएस नगरी चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जा सके और सभी को जोड़ा जा सके और सोशल जस्टिस की लड़ाई में सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकें। और एक चैनल और है रोहित यूपीपीसीएस, ये हमारे साथ के ही हैं और ये भी अच्छे से पूरी की पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आगे के स्लाइड पर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि कल ये आयोग ने नोटिस जारी किया। कल जब आयोग ने ये नोटिस जारी किया 9 तारीख को, ये 9 जनवरी की नोटिस है, हाँ आई थिंक, हाँ 9 जनवरी की ही नोटिस है। तो इसमें देख सकते हैं कि आयोग ने डेट चेंज कर दिया है। डेट इसलिए चेंज किया है क्योंकि 31 जनवरी को एक जूनियर असिस्टेंट का पेपर है यूपी ट्रिपल एस सी का, तो दोनों एग्ज़ाम क्लैश कर रहे थे, तो इसमें 2 दिन का और डेट एक्सटेंड हो गया। तो जो एग्ज़ाम पहले 31 और 1 जनवरी को, 1 जनवरी और फरवरी में होने वाला था, अब वो 2 फरवरी और 3 फरवरी को होगा। तो ऑलरेडी 2 दिन का और डिले हो गया, मतलब 2 दिन का और टाइम मिल गया। तो जो बच्चे एग्ज़ाम में लगे हैं वो अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि मैं कभी किसी से ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी तैयारी छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए लड़ाई लड़ना अलग चीज़ है। हम अपने सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही में जो स्टूडेंट पढ़ाई भी कर रहे हैं, जिनका मेंस लगा है, वो अपनी मेंस की भी तैयारी करते रहें और मेरी तरफ से शुभकामना है कि आप अच्छे से सिलेक्शन लें। बाकी लड़ाई सबके लिए लड़ी जा रही है। अब रही बात, तो इस चीज़ के आने के बाद बहुत से लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि अब क्या होगा, क्या किया जाएगा। आपसे कितना बार बोला है कि धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है तो आप कोई लड़ाई कैसे जीतेंगे। आज से कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें, कितने लोग जानते थे रिजर्वेशन में और माइग्रेशन के इशू को लेकर, कितने लोग जानते थे इसके बारे में कि ये माइग्रेशन का रूल नहीं फॉलो किया जा रहा है? बहुत ही कम, इक्का दुक्का लोग। और आज के टाइम में हर जगह पूरे यूपी में मैक्सिमम लोग इस इशू को जान चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात तो है, लोगों को अवेयर करने में ही हमें इतना टाइम लग गया। पिछले 3 मंथ से हम लगातार लगे हुए हैं और इस 3 मंथ में हमने बहुत लोगों को अवेयर किया है। हमने दिल्ली में, इलाहाबाद में, मीन्स प्रयागराज है जो आज के टाइम में, लखनऊ और कानपुर, और जहाँ भी स्टूडेंट है उन सब जगह अवेयर किया गया। हम हर जगह ज्ञापन दिए हैं, हर जगह जाके, चाहे अब सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, चाहे विपक्षी लीडर हो, हर जगह तक दिया। मुद्दा विधान प्रोटेस्ट किया, मुद्दा विधानसभा तक गया, विधान परिषद में मुद्दा उठा। जब इतनी जगह मुद्दा उठा, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आता है, सब जगह सभी न्यूज़ चैनल में ये चीज़ें दिखाई जाती, तब इतना ज़्यादा अवेयरनेस होती है लोगों के बीच में। तो ये आप समझिए कि ये अवेयरनेस की लड़ाई में हम लोग जीते हैं। रही बात कोर्ट के डिसीज़न की आने की बात, तो जो कोर्ट का डिसीज़न आएगा तो हमारे अगर फेवर में जब आ जाएगा तो हम जीत जाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, पेशेंस रखेंगे तभी आप जीतेंगे, और शांत मन से कोई भी काम किया जाता है। आप इस लड़ाई में सोचिए कि जब हम ये लड़ाई लड़ रहे थे तो कौन आया आपके साथ, कोई खड़ा हुआ? कितने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, आपको पता है, जो यूपी पीसीएस की तैयारी कराते हैं। आपको पता है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जय हो स्टडी। अब तो मैं ओपनली नाम लूँगा, रीज़न ये है कि ये लोग कितना पार्टिसिपेट किए हमारी लड़ाई में, ये आप जानते हैं। यूपी पीसीएस सिंप्लीफाई, इन्हें, और डिकोड एग्ज़ाम, ये हमारे यूपी पीसीएस की तैयारी कराते हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या कभी खुल के बोला, कभी कुछ कहा? पिछले 7 सालों में इन्होंने कभी कुछ कहा? छोड़ो 7 सालों का, पिछले 3 महीने में इन्होंने कितना इनिशिएट लिया हमारे इश्यू को लेके, कितना इन्होंने बोला? नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है तो मजबूरी में एक वीडियो बना देते हैं कि हाँ ये डिसीजन आया है और ऐसा ऐसा, और वो वीडियो भी ऐसा बनाते हैं कि जैसे कितना 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 मतलब कितना, क्या ही बोलूं कि आप समझ सकते हो कि ऐसा शो करा रहे हैं कि कितना नुकसान हो रहा है अदर लोगों का। अरे सर, जो डिसीजन इंदिरा साहनीवाद में ऑलरेडी दे दिया गया,
जो डिसीजन सौरभ यादव केस में ऑलरेडी दे दिया गया, जो डिसीजन दीपेंद्र यादव के केस में ऑलरेडी दे दिया गया, उसके बावजूद भी आप लोगों को बरगलाते हैं। आप टीचर हो, आप ह्यूमन हो, सबसे पहले आप ह्यूमैनिटी दिखाओ। सोशल, आप टीचर हो तो आप सोशल जस्टिस का काम दिखाओ। आप यूट्यूब को बिजनेस बना लेना, सिर्फ बिजनेस के पर्पज से चलाना सही बात नहीं है। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ों को, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सपोर्ट करिए। बाकी हम पहले भी बिना सपोर्ट के खड़े हुए थे और आज हम लोग इतने ज़्यादा, हमारी स्ट्रेंथ अच्छी खासी है। टेलीग्राम में हमारे 5000 मेंबर हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 1000 मेंबर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी लोग जुड़े हैं, और ऐसे कई यूट्यूब चैनल हैं जो हमारे साथ ओपनली खड़े हैं, खुल के खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नेशनल मीडिया भी हमारे साथ खड़ा है। जब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आने के बाद तो एकदम हमारे साथ ही खड़ा है। तो आप लोगों के साथ ना देने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग साथ देते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप लोगों का ही फ़ायदा है, क्योंकि स्टूडेंट आप पे बिलीव करते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। और उन सभी लोगों पे मैं विराम चिन्ह लगाता हूँ जो कल बहुत हैप्पी हो रहे थे और मुझे बहुत मैसेज कर रहे थे कि अब क्या होगा, अब तो ये हो गया, तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा है। बहुत लोग मुझे उल्टा सीधा मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, और मेरे यूट्यूब पे कमेंट कर रहे थे। उन सभी के मुंह पे ताला लगाने का टाइम आ गया है। मैंने बोला था ना कि भाई मैं काम करता हूँ, काम करके ही मैं चीज़ें बताता हूँ। आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस 2000 यूपी पीसीएस हमने 2023 का, हमने यूपी पीसीएस 2025 का हमने केस किया था, जिसकी सुनवाई 19 दिसंबर को केस हो गया था, जिसकी सुनवाई 22 जनवरी को थी। बट हमारे लॉयर साहब ने क्या किया कि उसको दोबारा केस किया, और इसमें क्या है कि अलग से 15 लोगों के नाम से केस किया गया। आप देख सकते हैं। और डेट कब की लगी है, ये 9 तारीख को दोबारा रजिस्ट्रेशन किया, और डेट कब लगी है फर्स्ट हियरिंग, 13 जनवरी। तो 13 जनवरी को हमारी केस है। अब हम एक चीज़ और आपको बताते हैं इस केस के बारे में। अभी मैं कुछ नाम पढ़ाते देता हूँ पहले, 1 मिनट। और हमारे जस्टिस कौन है, मनीष माथुर है, सिंगल बेंच में है, फ्रेश लिस्ट है, लखनऊ में केस किया गया है। तो ऑलरेडी पहला केस किया गया है 19 दिसंबर को यूपी पीसीएस 2025 को लेके। दूसरा केस कर दिया गया 13 जनवरी को, 19 जनवरी को, और 13 जनवरी को डेट लगी, मतलब 10 दिन पहले ही सुनवाई होने वाली है। और अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट है आप देख सकते हैं, अभिषेक कुमार यादव एंड 14 अदर्स, ये लीडिंग पिटिशनर है, और उनके साथ आशीष कुमार सैनी, शैलेंद्र कुमार, राहुल कुमार यादव और प्रेमानंद मौर्य। ठीक है, अब मैं और चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। 19 जनवरी को आरओ की सुनवाई लगी है। ठीक है, अब 13 जनवरी को यूपी पीसीएस 2025 की सुनवाई लगी हुई है, और 22 जनवरी को यूपी पीसीएस 25 की ऑलरेडी सुनवाई लगी हुई है। तो हो सकता है ये जो 22 जनवरी वाला केस है, इसी के साथ जो है यूपी पीसीएस 13 जनवरी के केस है, इसी के साथ इसको मर्ज कर दिया जाए। 1 मिनट। तो जो 22 जनवरी का जो हमारा केस लगा हुआ था, उसको जो है 13 जनवरी वाली केस के साथ मर्ज किया जा सकता है, या दोनों को एक साथ जो भी जस्टिस के अकॉर्डिंग होगा वो मर्ज कर देंगे। और जो 13 जनवरी को जो केस किया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट की कॉपी लगी है ऑलरेडी, और आरओ को भी मेंशन कर दिया गया है साथ में। तो और सारी केस की सुनवाई किसके अंडर में हो रही है, जस्टिस मनीष माथुर, जो लखनऊ हाई कोर्ट में जस्टिस हैं। और हमारे लॉयर कौन है, कृष्ण कन्हैया पाल जी। तो हमारा ग्राउंड बहुत मजबूत है। हमारा ग्राउंड इसलिए मजबूत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न है, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न से बड़ा डिसीज़न
किसी का नहीं होता है। आपने आर्टिकल, अगर आपने सिविल सर्विसेज हैं तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 129 क्या कहता है कि कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो चीज़ जारी की जाती है वो अभिलेख हो जाता है, और जब वो चीज़ अभिलेख न्यायालय का पार्ट होता है तो ये सभी के सभी जितने भी हमारे इंडिया के हाई कोर्ट हैं या जो जूनियर कोर्ट हैं या जो भी कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये अभिलेख जो है सभी के पास पहुंच जाता है, और इसी के अकॉर्डिंग सभी को जितने भी हमारे जस्टिस हैं उनको डिसीजन देना होता है। ठीक है, तो उन सभी के मुंह पे ताला लगता है जो हमारा अपोज कर रहे थे कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि चीज़ें हैं, अच्छी खासी चीज़ें हैं तो बताने में टाइम लगता है। अब आ जाइए, ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट का रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट स्कोरिंग एबव ओपन कट ऑफ इंटाइटल टू ओपन कैटेगरी पोस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था। और इसमें कौन कौन थे, किन्होंने जारी किया? जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस ए.वी. मसीह। तो जस्टिस दीपांकर दत्ता के बारे में मैं और बता देता हूँ। 69,000 वाले जो केस में स्टूडेंट का जो केस की सुनवाई कर रहे हैं टीचर्स वाले में, ये भी उसी में शामिल हैं। तो ये जजमेंट इस टीचर के भर्ती पे भी इम्पैक्ट डालेगा। तो ये बहुत बड़ा डिसीज़न है। ठीक है, एक और आगे मैं चलता हूँ। कैसे आप किसी को, देखिए अवेयरनेस रहेगी तभी आप, ये इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज़ आई थी। What is the Supreme Court rule? अब देखिए, the Supreme Court has held that candidate cannot be excluded from open category post merely because they belong to reserve category if they have scored above the general cutoff. ठीक है, the bench of Justice Dipankar Datta and A.Z. Masih ruled that such exclusion violate Article 14 and 16 which guarantee इक्वलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये कहना चाह रहे हैं कि आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16 का उल्लंघन है अगर आप इसको फॉलो नहीं करते। तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16, क्योंकि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात हो रही है और इक्वलिटी की बात हो रही है। द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट ओपन कैटेगरी इज नॉट ए कोटा बट ए मेरिट बेस्ड पूल ओपन टू ऑल कैंडिडेट। ठीक, अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस अब आपको आएगा धीरे धीरे। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया था और नव भारत टाइम्स में आप देख सकते हैं। जनरल सीट का हक SC ST OBC को भी, सरकारी जॉब पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। और आगे बढ़ते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी नव भारत टाइम्स ने भी जारी किया था। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एक और आगे आते हैं। अभी क्या है कि संघ लोक सेवा एक अभी जस्ट तुरंत एक डिसीजन आया है तो लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। इसमें लिखा है संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में यदि किसी अभ्यर्थी ने एक बार आरक्षण का लाभ लिया हो तो वह समान श्रेणी की सीट पर नियुक्ति पाने का हकदार नहीं है, भले उसके अंक समान श्रेणी के उम्मीदवार से अधिक हो। तो भैया ये एकदम सही है, और ये बात जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मसीह ने ऑलरेडी 29 दिसंबर की सुनवाई में बोल दिया था, जिसकी कॉपी 5 जनवरी को ऑर्डर कॉपी अपलोड हो गई थी। इन्होंने कुछ भी अलग नहीं कहा है, लोग इसको गलत तरीके से बताते हैं। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि यूपी PCS में क्या होता है कि 3 स्टेज का एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस, मैं इसको लिख देता हूँ प्रीलिम्स मेंस, ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, फिर बनता है हमारा मेरिट। ठीक है, तो प्रीलिम्स में अगर कोई अनरिजर्व कैटेगरी का, प्रीलिम्स में अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ में अगर कोई भी रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट नंबर पाता है तो वो अनरिजर्व में जाएगा। ठीक इसी तरह से मेंस में भी अनरिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा अगर कोई लड़का पाता है, कोई भी स्टूडेंट हो, सिंगल स्टूडेंट हो, वो अनरिजर्व में जाएगा। इंटरव्यू में भी अनरिजर्व में जाएगा और मेरिट में भी अनरिजर्व में जाएगा। लेकिन अगर यहीं कोई स्टूडेंट जो है
कोई एज रिलैक्सेशन ले लेता है, सपोज दैट कोई रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट एज रिलैक्सेशन ले लेता है, तो वो प्रीलिम्स में अपनी ही कैटेगरी में पास होगा, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, पीएच हो। अगर वो उसने एज रिलैक्सेशन ले लिया है तो वो यहीं से एज रिलैक्सेशन लेने की वजह से तो वो अपनी कैटेगरी में प्रीलिम्स में भी रहेगा, मेंस में भी रहेगा, इंटरव्यू में भी रहेगा, फाइनल मेरिट में भी रहेगा। सिंपल दैट। अब इसको मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि टीना ढाबी का मैं एग्जांपल उठाता हूँ। आप तो जानते होंगे टीना ढाबी को, उन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम दिया था। तो जब आईएएस का एग्ज़ाम हुआ था तो उनके प्रीलिम्स में जो है नंबर रिज़र्व कैटेगरी, चूँकि वो एक एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो उनके प्रीलिम्स में नंबर जो है अनरिज़र्व कैटेगरी से कम आए थे, तो वो अपनी एससी कैटेगरी में प्रीलिम्स पास की। तो ठीक इसी तरह से उन्होंने मेंस भी पास किया और ठीक इसी तरीके से उन्होंने इंटरव्यू भी पास किया और फाइनल मेरिट में भी आई। लेकिन मेंस में इनके नंबर बहुत ज़्यादा थे अनरिज़र्व कैटेगरी से और इंटरव्यू में भी। तो ओवरऑल इनको जो अनरिज़र्व कैटेगरी से ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी इनको एससी कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि उन्होंने पहले ही स्टेज पे अपने आरक्षण का लाभ ले लिया। अगर ये पहले स्टेज में अनरिज़र्व कैटेगरी में पास हो जाती तो इनको फाइनली इनका सिलेक्शन अनरिज़र्व कैटेगरी में होता। चूँकि इन्होंने पहले स्टेज में आरक्षण का लाभ ले लिया तो इस वजह से ये अपनी ही फाइनल कैटेगरी में गए। और ये पहला स्टेज में आरक्षण की बात नहीं होती है। अगर आप सपोज दैट कि पहले स्टेज में अनरिज़र्व में ही पास हुए, लेकिन सेकंड स्टेज में आपके नंबर जो है अनरिज़र्व कैटेगरी से कम है मेंस में, तो आप अपने कैटेगरी में आ जाओगे, चाहे आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो। तो सीधा सा रूल यही कहता है जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। अब एक मैटर और है जो लोगों को नहीं समझ आ रहा है, वो त्रिस्तरीय आरक्षण क्या होता है। त्रिस्तरीय आरक्षण, त्रिस्तरीय आरक्षण को मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये है अनरिज़र्व और ये हमारे रिज़र्व कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसको मैं क्लियर करता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, हम बात करते हैं प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। ये है अनरिज़र्व, ये है रिज़र्व कैंडिडेट। तो ये प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। मान लीजिए प्रीलिम्स की कट ऑफ गई अनरिज़र्व की 140 नंबर। हम आर ओ की बात करते हैं। अगर हम आर ओ की बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लोगों को समझ जाएगा। 130 नंबर गया। और रिज़र्व कैंडिडेट की कट ऑफ जो है ये गई है, एक एग्जांपल के तौर पे जो संवैधानिक रूल है उसके हिसाब से अगर चलेंगे तो रिज़र्व कैंडिडेट की गई है 125 नंबर। सपोज दैट, इसको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, 125 नंबर 200 में। ठीक है, तो जो 125 नंबर वाला लंबा लड़का है, 125 नंबर गई, तो रिज़र्व कैंडिडेट का कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, कोई भी स्टूडेंट हो, अगर उसके 125 नंबर के आसपास है या 125 से कम नंबर है, जो भी रिज़र्व कैटेगरी की कट ऑफ होती है उसमें अगर वो बिलोंग करता है तो प्रीलिम्स में ही रिज़र्व कैटेगरी में रहेगा। लेकिन अगर उसके नंबर 130 से ज़्यादा हैं तो वो अनरिज़र्व कैटेगरी में चला जाएगा। ये मैंने सीधा सा कॉन्सेप्ट बताया। तो मान लो सपोज दैट कि कोई लड़का है, वो अपने ओबीसी कैटेगरी का, वो 125 नंबर पाता है, वो अपने प्रीलिम्स में ओबीसी कैटेगरी में पास हुआ, ओबीसी कैटेगरी में पास हुआ। लेकिन मेंस में जो कट ऑफ गई, वो मेंस में जो मान लो सपोज दैट कि मेंस में कोई कट ऑफ गई और मेंस में कट ऑफ जो है वो अनरिज़र्व से ज़्यादा नंबर लेकर आता है, मान लो कि अनरिज़र्व में 250 नंबर लेके आ जाता है, तो फिर ये लड़का जो है अनरिज़र्व कैटेगरी में चला जाएगा, ओबीसी कैटेगरी का बंदा। इसी को बोलते हैं त्रिस्तरीय आरक्षण, क्योंकि यहाँ पे मेंस में क्या कर दिया गया कि अनरिजर्व, त्रिस्तरीय का मतलब 3 स्तर पे आरक्षण और द्विस्तरीय मतलब 2 स्तर पे आरक्षण। तो ये अनरिजर्व में चला गया और फाइनल सिलेक्शन इसका अनरिजर्व में हो गया। मतलब ये पास हुआ प्रीलिम्स बैकवर्ड में,
रिजर्व कैटेगरी में, लेकिन फाइनल में किस में गया, अनरिजर्व में। ठीक इसी तरह से अनरिजर्व, इसी तरीके से ये चीज़ डिफाइन होती है। तो ये है त्रिस्तरीय आरक्षण। त्रिस्तरीय आरक्षण जो है प्रीलिम्स इंटरव्यू की भी अगर बात करें तो अगर ये इंटरव्यू में भी ज़्यादा नंबर पा जाता है तो ये अपनी कैटेगरी में चला जाएगा। और इसी तरीके से जैसे प्रीलिम्स और मेंस में कोई ओबीसी का लड़का जो है प्रीलिम्स में अपनी कैटेगरी में पास हुआ, मेंस में अपनी कैटेगरी में पास हुआ, लेकिन जब मेंस में इसके नंबर इतने ज़्यादा आ गए कि इंटरव्यू में ये जो है अनरिजर्व में चला गया, तो ये इसी को त्रिस्तरीय आरक्षण बोलते हैं। सिंपल सी चीज़ समझ लीजिए, त्रिस्तरीय आरक्षण कुछ और नहीं है। त्रिस्तरीय आरक्षण ये है कि कोई भी स्टूडेंट जो है रिजर्व कैंडिडेट का बंदा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में ओवरलैप कर सकता है ऊपर से नीचे तक। वो कभी भी अनरिजर्व में जा सकता है और कभी भी अपनी कैटेगरी में जा सकता है अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। सीधी सी बात यही है। अब मैं कुछ और पॉइंटों पे बात करना चाहूँगा। तो मुझे लगता है कि चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं, कुछ चीज़ें और क्लियर कवर कर दूं जिससे कि आपको थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर रहे। मैं क्या रह गया, क्या पॉइंट रह गया, ठीक है। आज है 10 तारीख। आज हम दोबारा जो है सीएम जी को माननीय सीएम जी को ज्ञापन दे रहे हैं और हमारे साथ के बंधु लोग गए हैं और प्रयागराज में परेड ग्राउंड में ज्ञापन देने के लिए गए हैं। काफ़ी लोग गए हैं साथ में। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आप कहोगे कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आ गया और इतना बड़ा डिसीज़न आने के बाद, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न जो होता है तो द लॉ ऑफ लैंड होता है। तो द ऑफ लैंड का मतलब होता है कि इसका डिसीज़न पूरे के पूरे इंडिया में लागू होगा। लेकिन इस डिसीज़न को द लॉ ऑफ लैंड होता है। द लॉ ऑफ लैंड का डिसीजन का मतलब ये होता है कि ये पूरे के पूरे इंडिया में अप्लीकेबल होगा और तत्काल प्रभाव से अप्लीकेबल होगा। लेकिन ये क्यों नहीं लागू हुआ, अब मैं बताता हूँ। आयोग पिछले 7 सालों से जो गलती कर रहा है वो क्यों ही एक्सेप्ट करेगा। 7 साल से गलती कर रहा है, वो क्यों एक्सेप्ट करेगा, आप बताइए। वो अपनी गलती मानेगा? वो गलती मानेगा? नहीं मानेगा। तो गलती नहीं मानेगा। अगर वो गलती मान लेगा तो इसको 7 सालों का रिज़ल्ट जो है रिवाइज़ करना पड़ जाएगा। आप समझिए इस चीज़ को। इसलिए अपनी गलती नहीं मानेंगे। तो कोर्ट का जब डिसीज़न आएगा तभी ये जो है रनिंग वैकेंसी में सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि जब कोर्ट का डिसीज़न आएगा तभी आपके RO 2023, यूपी PCS 2025 और यूपी PCS 2024 और AE भर्ती और एग्रीकल्चर भर्ती सभी की होगी। और देखिए यूपी PSC का मतलब ये बस लिमिटेड भर्ती नहीं होती है, उसमें GIC भी आती है, LT ग्रेड भी आती है और जितने भी वैकेंसी आती हैं, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे जो, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। अब एक पॉइंट और रह गया है जो मैं बताना भूल गया था। हाँ, आगे की रणनीति मुझे बताना बहुत ज़रूरी था। चलिए ठीक है। आगे की रणनीति बता देता हूँ। देखिए, कोर्ट का जो भी डिसीज़न होगा, 13 तारीख को सुनवाई होगी, उस दिन भी कुछ ना कुछ डिसीज़न आना ही होगा। 19 तारीख को सुनवाई होगी, उस दिन भी डिसीज़न आना है। 22 जनवरी को सुनवाई है, उस दिन भी डिसीज़न आना है। 2024 का ऑलरेडी केस किया जा रहा है, उसमें भी कुछ डिसीज़न आना है। तो हम अपने लीगल तरीके से जो काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हमने आपसे स्टार्टिंग से बोला था कि हम कोर्ट में भी लड़ेंगे और हम सड़क पर भी लड़ेंगे। तो अगर आयोग जो है RO के रिज़ल्ट से पहले रिवाइज रिज़ल्ट नहीं करता है और कोर्ट का डिसीज़न आ जाता है और रिवाइज रिज़ल्ट नहीं करता या कोर्ट के डिसीज़न में थोड़ा सा डिले होता है, तो हम लोग सड़क पर आएंगे। सीधी सी बात है, हम लोग सड़क पर आएंगे, अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरेंगे और सभी स्टूडेंट एक साथ एकजुटता के साथ माइग्रेशन एंड ट्रांसपेरेंसी की लड़ाई पे आगे आएंगे। तो आपको पहले ही सूचित कर दिया जाता है कि अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग लोक सेवा आयोग के यूपी PSC गेट नंबर 2 पर ज़रूर आएंगे। आप लोग अपना सहयोग और समर्थन बनाए रखें। तो हम कहाँ थे? हमने अभी जैसे आपसे बताया था कि यूपी PSC
यूपीपीएससी में हमने आपसे बताया था कि यूपीपीएससी अगर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न है वो अगर उसको जो है तत्काल नहीं लागू करता है, उसमें डिले करता है और सपोज़ दैट कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो हम 20 जनवरी को लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पर सभी लोग इकट्ठा होंगे और इसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़े तो प्रोटेस्ट करेंगे। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर आएंगे और अपना सहयोग और समर्थन देंगे। तो सभी लोगों से निवेदन है कि इस लड़ाई में भाग लीजिए, क्योंकि ये पूरी की पूरी लड़ाई जो है सोशल जस्टिस की लड़ाई है और इस सोशल जस्टिस लड़ाई में आपका सहयोग उम्मीद है। ठीक है। दूसरी चीज़, यूपीपीसीएस नगरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। आपके अगर कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आप अपना सहयोग और समर्थन बनाए रखें। आई होप कि आप साथ रहेंगे। धन्यवाद।